नमस्ते। हमारे अपने मोहल्ले की वो धूल भरी सड़क या बरसों से टूटा पड़ा पानी का पंप, इन लोकल समस्याओं को एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना कितना मुश्किल लगता है ना? अक्सर लगता है कि आम जनता के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिस्टम में ऐसे तरीके मौजूद हैं जो हर नागरिक को अपने आसपास के विकास कार्यों की निगरानी करने का पूरा अधिकार देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। इस एक्सप्लेनर को एक नागरिक गाइड की तरह देखा जा सकता है। आज हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, पावर का 3 पार्ट बैलेंस, कौन से प्रोजेक्ट्स अलाउड हैं, पेमेंट्स ट्रैक करने का 75-25 रूल और आखिर में पब्लिक इंफॉर्मेशन के जरिए निगरानी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फिक्सिंग लोकल नेबरहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब स्टेट कैपिटल में नेता बड़े बड़े कानून पर बहस कर रहे होते हैं, तब जमीन पर सबसे बड़ी चिंता होती है घर के ठीक बाहर की ऊबड़ खबड़ सड़क। इस बड़े गैप को भरने के लिए ही MLADS यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई थी। इसका सीधा सा गोल उन छोटी हाइपर लोकल सिविक जरूरतों को पूरा करना है जो बड़े स्टेट मास्टर प्लान्स में अक्सर छूट जाती हैं। इसके बेसिक आधार को समझते हैं। हर लोकल MLA को हर साल ठीक 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए का एक नॉन लैप्सेबल फंड अलॉट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और कानूनन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोकल डेवलपमेंट के लिए ही होना तय है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द 3 पार्ट पावर बैलेंस। ये ध्यान देने वाली बात है कि फंड भले ही कंस्टिट्यूएंसी का हो, पर MLA कभी भी फंड हैंडल नहीं करता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस सिस्टम को घर बनाने की तरह 3 हिस्सों में बांटा गया है। MLA एक मकान मालिक की तरह सिर्फ डिजाइन और प्रोजेक्ट रेकमेंड करता है। डिप्टी कमिश्नर एक बैंक की तरह फंड्स मंजूर और ऑडिट करता है, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है वो ठेकेदार है जो जमीन पर असली काम करती है। और ये डिज़ाइन शक्ति को वापस लोकल लोगों के हाथ में डालती है। नियम कहते हैं कि लोकल कंस्ट्रक्शन कमेटी, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, उसमें 7 से 11 स्थानीय सदस्य होने चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट उसी कम्युनिटी से होना चाहिए जो उस सुविधा का आगे चलकर इस्तेमाल करेगी। साथ ही टेक्निकल ओवरसाइट के लिए एक सरकारी मेंबर सेक्रेटरी और एक जूनियर इंजीनियर भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, एडमिसिबल वर्सेस इनएडमिसिबल प्रोजेक्ट्स। फंड डाइवर्ट होने से रोकने के लिए इस स्कीम पर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इन पैसों से सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबल नॉन रिकरिंग पब्लिक एसेट्स बन सकते हैं, जैसे स्कूल, क्लिनिक्स या गांव में बिजली का काम। पॉलिटिकल पैटर्नेज वाले निजी फायदे, पुरानी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस, कमर्शियल दुकानें या धार्मिक स्थलों के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। इसके अलावा फाइनेंशियल बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर हैं। एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की लागत 25,000 से 10 लाख रुपए के बीच ही होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, फंडिंग को डेमोग्राफिक तौर पर तय किया गया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी के एग्जैक्ट पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से फंड्स का बंटवारा लाजमी है। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट, ट्रैकिंग द पेमेंट रूल। स्टेट कैपिटल से निकले 1 रुपए की यात्रा को जमीन तक ट्रैक करते हैं। जब MLA किसी साइट को लैंड ओनर के क्लियरेंस के साथ रेकमेंड करता है, तो डिप्टी कमिश्नर के पास जांच और ऑडिट के लिए ठीक 30 दिन होते हैं। माई फंड्स नोडल बैंक अकाउंट्स में सेफली रखे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 0.3% हिस्सा इंडिपेंडेंट साइट विजिट्स के लिए निकाला जाता है। यहाँ सबसे अहम है 75-25 का सख्त नियम। काम शुरू करने के लिए पहले 75% हिस्सा रिलीज होता है, लेकिन फाइनल 25% हिस्सा तब तक रोका जाता है जब तक ठेकेदार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और काम की फोटोज न जमा कर दे और खुद डिप्टी कमिश्नर साइट वेरीफाई ना कर ले। बिना फिजिकल प्रोग्रेस के सबूत के फाइनल पेमेंट नहीं होती। और ये सारा काम एक स्ट्रिक्ट 2 साल की टाइमलाइन के अंदर पूरा होना जरूरी है। मतलब अगर चुनाव की वजह से कोई प्रोजेक्ट बीच में अटक जाए, तो नए MLA के आने पर डिप्टी कमिश्नर्स उस स्कीम को बंद करके फंड्स किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर सकता है। अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर, मॉनिटरिंग थ्रू पब्लिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि MLADS का फंड रोजमर्रा के मेंटेनेंस के लिए अलाउ नहीं करता, इसलिए कंस्ट्रक्शन पूरा होने के ठीक 30 दिन के अंदर नए एसेट को किसी परमानेंट यूजर एजेंसी, जैसे कि कोई लोकल हॉस्पिटल, को ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके बाद वही एजेंसी आगे के सारे लायबिलिटीज संभालती है।
हमारे मोहल्ले में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए नियमों में अनिवार्य किया गया है कि डेवलपर एक परमानेंट फिजिकल प्लैक यानी शिलापत जरूर लगाए। इस पर स्कीम का नाम, टोटल कॉस्ट, शुरू होने की तारीख और खत्म होने की तारीख साफ साफ लिखी होनी चाहिए। और ये ग्राउंड की जानकारी पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड से कंप्लीटली मैच करनी चाहिए। यहीं पर एक सिटीजन का सबसे बड़ा अधिकार सामने आता है। एमएलआर्ट्स पाइपलाइन के अंदर के सारे फाइनेंशियल फ्लोज और डॉक्यूमेंट्स राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई कानून के तहत आते हैं। किसी भी अटके हुए काम या गायब शिलापट की जांच के लिए हर एक छोटी डिटेल को पब्लिक इंफॉर्मेशन राइट्स का इस्तेमाल करके मंगाया जा सकता है। तो अब यह साफ है कि यह मल्टी स्टेज पाइपलाइन किसी पॉलिटिकल उपहार के लिए नहीं बल्कि हमारे नेबरहुड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन की गई है। पैसे को ट्रैक करने का पूरा मैकेनिज्म अब बिल्कुल क्लियर है। एक बार सोचने वाली बात है, इस जानकारी के बाद हमारे पड़ोस में ऐसी कौन सी अधूरी सड़क या अटका हुआ प्रोजेक्ट है जिसकी निगरानी कल से ही शुरू की जा सकती है। जानकारी का यही सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है।